ठीक है सर। वैसे सर अगर एक दो फंड्स को खंगालें, इस लिस्ट में जो दो फंड्स थे हमारे पास, मोतीलाल का मिड कैप, इसके अलावा कौन का मिड कैप, 10 साल में बहुत अच्छे विनर नजर आ रहे हैं, 20 से 21% तक के जो है रिटर्न इन्होंने निकाल के दिए निवेशकों को। लेकिन पिछले एक साल में सर बहुत सारे निवेशक हैं जो नाराज हैं इन फंड से, खासकर कि मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड से, जिसमें माइनस में उसके रिटर्न हमें नजर आ रहे हैं बीते एक साल में -0.79% समथिंग। और अगर क्वांट मिड कैप को देखूं, पिछले एक साल में जो है 4% के आसपास का ही इसने रिटर्न जो है दिया है। इसके जो निवेशक हैं उनको आपकी क्या सलाह रहेगी? दिव्या, आप देखिए, अपने दर्शकों की दुखती रग पे हाथ रख दिया है। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब देना जरूर बनता है। लेकिन इन्वेस्टर जब भी अपने पोर्टफोलियो में पैसा डालते हैं, मान लीजिए खास दोनों फंड जो उन्होंने अगर पोर्टफोलियो में लिए हुए हैं, क्वांट का या मोतीलाल का, तो आप देखेंगे हर फंड की ना अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। जैसे मैं एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल को लेता हूँ। मोतीलाल ओसवाल एज अ फंड हाउस हमेशा कोशिश करता है कि मैं लिमिटेड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज के साथ इन्वेस्ट करूं। अगर आप इनका कोई भी फंड पिक करेंगे, आपको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंपनीज नहीं दिखेंगी। मतलब 30 35 40 कंपनियों का पोर्टफोलियो आप देखेंगे बनाते हैं, कभी कभार 25 कंपनियों तक भी चले जाते हैं। इसका मतलब वो ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और बहुत ही सेलेक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। वहीं अगर आप क्वांट की बात करें तो क्वांट पिछला एक 2024 सितंबर से अगर मैं छोड़ दूं, तो क्वांट हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द इंडस्ट्री, और उन्होंने बेंचमार्क से नहीं, कैटेगरी एवरेज से भी 10 12% ऊपर रिटर्न दिए। पैरेलल हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, क्वांट के मिड कैप के भी फंड को अगर आप डीप डाउन करेंगे तो आप देखेंगे उन्होंने कम से कम 70 80 कंपनियों का पोर्टफोलियो तो रखा हुआ है। लेकिन उनके पोर्टफोलियो में ज्यादा लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो उन्होंने मेंटेन किया हुआ था, जिसकी वजह से उनको पिछले एक डेढ़ साल में रिटर्न कुछ खास नहीं दिए हैं। स्पेसिफिकली उनका पोर्टफोलियो में ज्यादा रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड जियो फाइनेंशियल्स का एलोकेशन बहुत ज्यादा था। और आपने देखा है दोनों ही पर्टिकुलर स्टॉक्स में बहुत ज्यादा रिटर्न पिछले एक साल में नहीं दिए हैं, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा उन्होंने अपने रिटर्न्स में देखा है। लेकिन जिस इन्वेस्टर ने अपने पिछले 8 10 साल का पोर्टफोलियो देखा है, तो आप देखेंगे उन्होंने 20 21% का एवरेज रिटर्न मेंटेन कर लिया। तो अगर आपको फंड की फिलॉसफी समझ में आती है, आप एग्रेसिव चलना चाहते हैं, तो आप लेस नंबर ऑफ कंपनीज के पोर्टफोलियो में जाइए। अगर आप थोड़ा डाइवर्सिफाइड चलना चाहते हैं, तो कम से कम वो फंड्स को पिक करिए जो 70 80 कंपनी या उससे ज्यादा का पोर्टफोलियो मेंटेन करता हो, ताकि आपका ब्लड प्रेशर बार बार ऊपर नीचे ना हो फंड की परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन सर कई सारे निवेशक होते हैं वो सोचते हैं कि मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं लार्ज कैप की तुलना में। अगर देखा जाए तो मिड कैप और फ्लेक्सी कैप से भी अगर तुलना की जाए तो मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है उनका। लेकिन सर क्या लगता है कि कुछ निवेशक ये भी कहते हैं कि मुझे 2 से 3 फंड रखने चाहिए मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स के। क्या वो जो उनकी जो एक फिलॉसफी है यहाँ पर रखना, क्या वो ठीक है? क्योंकि कई सारे सोचते हैं कि चलो ठीक है यहीं रख लिया मैंने तो आगे चल के मेरा पोर्टफोलियो इसी से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभिषेक जी, देखिए, जब भी नंबर ऑफ फंड्स की बात आती है ना, तो मेरे दिमाग में बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल आता है, वो आता है क्लास के स्टूडेंट्स। आप किसी भी क्लास का स्टूडेंट्स का अगर आप नंबर ऑफ साइज देखें, तो किसी भी क्लास के अंदर लगभग 60 से 70 बच्चे होते हैं, राइट। अगर आप देखें कि 60 से 70, जैसे कि आपने कंपनी नंबर ऑफ कंपनीज के पोर्टफोलियो की बात करी या स्टॉक्स की बात करी, एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर ही बाय डिफॉल्ट 70 से 80 कंपनियां होती हैं। फिर उसमें भी अगर आपने 3 से 4 फंड्स ले लिए, इसका मतलब आपने कम से कम 250 के आसपास की कंपनियां का पोर्टफोलियो बना लिया, जो कि अमूमन कुछ सेम भी हो सकती हैं। अब आप ये सोचिए कि 250 की 250 कंपनियां जब तक परफॉर्म नहीं करेंगी, आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न्स नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जिसमें से दो ने अच्छा करा और तीसरे ने अच्छा नहीं किया, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो रिटर्न होगा वो ड्रॉप हो जाता है बजाय बढ़ने के। जैसे कि क्लास के 70% बच्चों का अगर एवरेज रिजल्ट देखें, तो शायद 60 से 70% होगा। लेकिन अगर टॉप 5 बच्चों का रिजल्ट अगर उठाएंगे, तो शायद 90 95% से ऊपर जाएगा। तो जितना कम उतना बेहतर, ये मेरी पर्सनल फिलॉसफी है। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टर्स को लगता है कि नहीं, मेरे को ये रिस्क है कि जिस फंड को मैंने लिया कल को वो अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो मेरा ओवरऑल रिटर्न गिर जाएगा, उस केस में भी आप अगर रखना चाहते हैं तो मैक्सिमम 2 फंड रखिए। 3 या 4 फंड तब रखिए जब कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो का जो टोटल साइज है वो शायद 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ या 20 करोड़ से ऊपर चला जाए, तो शायद आप डाइवर्सिफाई की तरफ ज्यादा सोच सकते हैं। बट मुझे लगता है बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर, जब तक हम अपने एक पहले 1 CR के पोर्टफोलियो पे नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक आप लिमिटेड फंड के साथ चलें। ज्यादा रखना है तो 2 रखें, क्योंकि हर कैटेगरी के 2 फंड भी रखेंगे तो भी आपके पोर्टफोलियो में 8 10 फंड हो जाएंगे, विच आई थिंक शुड बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है सर। चलिए, इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर एक हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, सचिन नाम है इनका। सचिन जी नमस्कार। नमस्कार कैसे हैं सर? कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम, मैं मुंबई से हूँ। मुंबई।
बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे सर हो? बढ़िया सर। सर तेंदुलकर तो नहीं है आपके नाम के आगे कहीं? सॉरी? मैं कह रही हूँ तेंदुलकर तो नहीं है आपका? सचिन तेंदुलकर नाम तो नहीं है पूरा? नहीं 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 मैम, मैं सचिन ही हूँ। तेंदुलकर तो नहीं हूँ। चलिए सर हमारे सवाल सौभाग्य खुल पूछिए। जाते फिर तो। निवेश के लिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं सर? यस मैम, मैं प्रोबेबली अभी बिगिनर हूँ। म्यूचुअल फंड का उतना मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो मेरा प्लान ये है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ 15 ईयर के लिए। एंड मेरा मंथली अभी एसआईपी का प्लान है 20,000। एंड दैट इज माय गोल इज फॉर रिटायरमेंट पर्पज। ठीक तो है सर। मैम मुझे ये चाहिए था कि कौन से फंड मैं पिक करूं एज माय करंट 20,000 की एसआईपी है तो। अच्छा, एंड अभी उनका एलोकेशन क्या रखूं? अभी आपकी उम्र कितनी है? 30 साल? 30 साल है मैम, तो करंट है। अभी तो सर रिटायरमेंट में और भी बहुत ज्यादा, मतलब कब किस एज तक रिटायरमेंट लेना चाहते हैं? मैम मेरा अभी तो फिलहाल प्लान है 15 ईयर तक मैं एसआईपी कंटिन्यू कर सकता हूँ। एंड देन आई मीन आफ्टर 15 ईयर आई मीन इट्स टेंटेटिव है, नॉट फिक्स। बट अच्छा। यस आई मीन इनिशियल गोल तो 15 साल का ही है। ठीक है ठीक है। कुछ एक टारगेट है आपका कि इतने पैसे जुटाने हैं? आई मीन मैम मिनिमम टारगेट तो है 1.5 करोड़। ठीक है, चलिए विपिन सर के पास चलते हैं। विपिन सर, सचिन जी को क्या सलाह रहेगी? आपके पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, कैसे करें? 20,000 रुपए महीने की एसआईपी, 1.5 सीआर का टारगेट 15 साल में। देखिए, वैसे सचिन जी को ये बताना चाहूंगा कि सचिन तेंदुलकर भी वैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो वो तो सर आपने ऐड भी सोचा करते कि हैं। म्यूचुअल फंड में बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐड भी करते हैं। एमपी का ब्रांड एग्जैक्टली। एम्बेसडर भी हैं, सचिन तेंदुलकर भी हैं, रोहित शर्मा भी हैं और इनफैक्ट धोनी भी हैं। तो मुझे राइट। लगता है हमारे देश की सारी जनता को इन तीन लोगों से भी सिर्फ इंस्पायर इसलिए नहीं होना कि वो ऐड करते हैं, बट पर्सनली वो लोग म्यूचुअल फंड्स को भी मानते हैं कि म्यूचुअल फंड है तो सही है। तो अगर हम सचिन जी की बात करें, जो कि अब मुंबई से बात करें, 30 साल के सचिन जी, देखिए अगर आपका आपका करियर ग्रोथ और आपने बताया 15 साल का टाइम फ्रेम है, तो आप 20,000 रुपए के अमाउंट से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा अमाउंट है। आपको अगर फंड रखने हैं तो मैक्सिमम आप 4 फंड से शुरुआत करिए स्टार्टिंग में। चारों फंड्स में 5-5 हज़ार रुपए इनिशिएट कर दीजिए आप एक अपने पोर्टफोलियो में। क्योंकि आपका टाइम फ्रेम 10 साल से ऊपर का है, तो मेरा पर्सनल सजेशन रहता है कि आप इक्वल पोर्टफोलियो से स्टार्ट करें। 25% आप पोर्टफोलियो में रखिए लार्ज कैप, आप रखिए मिड कैप 25%, स्मॉल कैप रखिए 25% और 25% फ्लैक्सी कैप फंड रखिए, जस्ट टू स्टार्ट विद। जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो का बेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, अगर आप अपने अमाउंट्स अपनी इनकम के बेसिस पे बढ़ा सकते हैं, तो आप साथ में गोल्ड एंड सिल्वर के पोर्टफोलियो को भी अपने फंड में जगह देना शुरू कर दीजिएगा। बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं करती, तो ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो कि इवेंचुअली गोल्ड एंड सिल्वर है। और आने वाले 2 4 5 सालों के अंदर आप देखेंगे, अगर आपके फंड्स अलाउ करते हैं आपको फर्दर एलोकेशन, तो आपको एक और चीज ऐड करनी है, जो कि इंटरनेशनल फंड, जो कि अभी फिलहाल बंद है एज पर आरबीआई गाइडलाइन, जिसकी $700 बिलियन की लिमिट है, वो ब्रीच हुई हुई है। इसलिए कोई भी इंटरनेशनल फंड एलोकेशन नहीं ले रहा है। उसमें भी करना है तो सिर्फ आप यूएस का फंड पिक करिएगा। तो अगर टोटल पोर्टफोलियो में समझे तो इनिशियली 4 फंड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड फ्लैक्सी कैप से शुरुआत करिए। एंड जैसे जैसे आपकी कैश फ्लो सिचुएशन बढ़ती रहे, आप अपने पोर्टफोलियो में पैसे बढ़ाते चाहिए। रही बात आपके 1.5 करोड़ के कॉर्पस की, मैं समझता हूँ आप इस जिस अमाउंट से आप अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत कर रहे हैं, शायद आप उससे ज्यादा पोर्टफोलियो जनरेट कर लेंगे 15 साल के अंदर। और सर 15 साल बाद अगर ये मतलब रिटायरमेंट ले लेते हैं 15 साल या 20 साल बाद, उसके बाद कैसे, मतलब इस पोर्टफोलियो से क्या स्ट्रैटेजी फिर इनको अपनानी चाहिए? किस तरीके से एसडब्ल्यूपी लगाएं या क्या करें? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने दिव्या जी। देखिए, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यही है कि जब आप कॉर्पस बिल्ड कर लेते हैं, तो जब आप अपनी एक पर्टिकुलर गोल्स की तरफ मूव करते हैं, स्पेशली मैं रिटायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज रिटायरमेंट एक ऐसी स्टेज है जहां पर आप भले ही किसी ना किसी प्रोफेशनल तौर पे कहीं ना कहीं पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम मेरे पोर्टफोलियो से क्रिएट होना शुरू हो जाए। तो ऐसे केसेस में दिव्या, हम लोग ये रेकमेंड जरूर करते हैं कि जब आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग के स्टेज में होते हैं, तब आप थोड़े एग्रेसिव चल सकते हैं। बट जैसे जैसे आप अपने फाइनल गोल, जो कि 15 साल के बाद वहां पहुंचने लगे, तो अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन इक्विटी से थोड़ा कम करना शुरू कर दें और एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जिसे हम डेट पोर्टफोलियो भी कहते हैं। वहां पे आप अपना पैसा धीरे धीरे ट्रांसफर करना शुरू करें और वहां से आप मंथली विड्रॉल लें, जिसे हम बोलते हैं SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इंडिया में एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें आप अपने मन मुताबिक, अपनी इच्छा के अनुसार आप एक मंथली अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, जो कि ऑटो मोड में सैलरी के तौर पे, जैसे सैलरी अकाउंट में एक पर्टिकुलर डे में मैसेज पे आ जाता है, 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख,
वैसे ही आप एक मंथली विड्रॉल का ऑप्शन लेंगे उस समय पे, जहां से आपको हर महीने एक पर्टिकुलर डेट पे आपके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा, और वो पैसे का जो विड्रॉल होना चाहिए वो आपके टोटल कॉर्पस का 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज उस समय पे इन्फ्लेशन के क्या फैक्टर्स होंगे वो भी कंसिडरेशन ज़रूरी है। बट ब्रॉडली 4 से 6% एक आइडियल सिचुएशन कंसिडर की जाती है, जो उस पैसे को अगले 30-35 साल तक आपको सर्वाइवल में यूज़ किया जा सकता है। ठीक तो है, तो उस समय पे अपना एक फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर अपनी जिंदगी में रख लीजिए। जो आप, अगर आप बिगनर हैं तो कोशिश करिए कोई ना कोई आपकी जिंदगी में हो जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जा सके। ठीक है, तो सचिन जी के सवाल के लिए यहाँ पर पूरी तरह से 360 डिग्री के हिसाब से यहाँ पर पूरा जवाब दे दिया गया है। इनफैक्ट लगे हाथ यहाँ पर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से भी आपको बता दिया गया कि कैसे रणनीति यहाँ पर बनानी चाहिए। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर यहाँ पर जुड़ गए हैं। प्रवीण डे पश्चिम बंगाल से हैं। प्रवीण जी को बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। और सर कैसे चल रहा है सर? पश्चिम बंगाल में कहाँ से? देखते रहता हूँ सर। हाँ सर। सर, साथ ही। सब लोग सर, इतनी साथ लीजिए जल्दबाजी में बात कर रहे हैं, किसी की बात हो ही नहीं पा रही। प्रवीण जी आप बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? आप बोलिए पहले। हाँ सर। सर गुड आफ्टरनून सर। ओके सर। सर मैं कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं घर अलीपुरद्वार, डिस्ट्रिक्ट अलीपुरद्वार। चलिए सर, बहुत बढ़िया। आपका पोर्टफोलियो हम लोग को मिल गया है सर। सवाल पूछ लिए, उसके बाद पोर्टफोलियो हम लोग स्क्रीन पर लेकर आते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। हाँ सर, मेरा पोर्टफोलियो यही है। अभी मेरा थोड़ा इसमें जो मेरा टारगेट है उसमें अचीव हो पाएगा कि नहीं पाएगा, और कुछ चेंजेस का जरूर है, तो मेरे को काइंडली सजेस्ट कर दीजिए, तो उस में चेंज कर लूंगा, वही बोल रहा हूँ मैं। और मैं ठीक है। एक फंड ऐड करना चाहता हूँ, एक मल्टी एसेट फंड ऐड करना चाहता हूँ। तो इस टाइम वो मल्टी एसेट फंड ऐड करना सही होगा कि नहीं होगा, वो थोड़ा मेरे को नॉलेज नहीं लग रहा है। ठीक है, तो सर आपका जो टारगेट है 60 लाख रुपए जुटाना है ना? हाँ सर। अभी हाँ, कितना, हाँ, अभी आपको जो हमारे पास डिटेल आई है 5 साल और आप इसके साथ इन्वेस्ट करेंगे पोर्टफोलियो के, और 3 साल आपको हो चुके हैं ऑलरेडी, मतलब कुल मिलाकर 7 साल। 8 सर। हाँ हाँ ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। और एक चीज और आपने भी बताइए कि मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप में 1.5 लाख रुपए लमसम आपने डाले हुए हैं, और अभी 8 लाख रुपए का कॉर्पस आपका तैयार हो चुका है इस पोर्टफोलियो से। वो जो 1.5 लाख का लामसम है ना, मैं एक बार में डाला नहीं हो, वो हर मतलब उसका उसमें एसआईपी नहीं है, तो कभी पैसा एक्स्ट्रा बच जाता है, मैं उसमें डाल देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लमसम निवेश किया। विपिन सर के पास चलते हैं। विपिन सर, एक तो ये पोर्टफोलियो है प्रवीण जी का, और 3 साल इस पोर्टफोलियो को हो गए हैं, इसके अलावा आने वाले 5 साल तक इसे कंटिन्यू करेंगे। साथ ही एक मोतीलाल ओसवाल का मिड स्मॉल कैप फंड है अलग से, जिसमें इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके 1.5 लाख रुपए के आसपास डाला हुआ है। साथ ही 8 लाख रुपए इस पोर्टफोलियो की वैल्यू है, और इन फंड्स के अलावा एक मल्टी एसेट फंड ये ऐड करना चाह रहे हैं। जुटाना है इनको 60 लाख रुपए आने वाले और 5 सालों में। क्या मुमकिन हो पाएगा? क्या मल्टी एसेट ऐड करना चाहिए, और इन फंड्स पर आपकी क्या सलाह रहेगी? ठीक है, मुझे लग रहा है प्रवीण जी को शायद स्मॉल कैप कैटेगरी से कुछ ज्यादा प्यार है। तो देख के ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जितने भी अच्छे फंड्स परफॉर्मेंस या तो कर रहे थे, या किसी ने उनको सजेस्ट किया है कि आप सारे फंड्स में एसआईपी कर दीजिए, तो उन्होंने बहुत सारे फंड्स के अंदर एसआईपी कर लिया, स्पेशली इनफैक्ट सर, जो सवाल भी हम लोगों ने पूछा था स्मॉल कैप के ऊपर, मिड कैप के ऊपर, कि बहुत सारे फंड्स हो जाते हैं, उसका जीता जाता उदाहरण ये भी है। हाँ जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 साल के टाइम फ्रेम के लिए अगर मैं गाइडेंस के तौर पे कहूँ, तो कभी भी स्मॉल कैप फंड 5 साल के टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं बने हैं। 7 उसका साल है सर सबसे वैसे, बड़ा- ये इन्होंने 3 साल पहले शुरू किया था ये पोर्टफोलियो, लेकिन मुझे लग रहा है 7 साल भी कम ही होगा आई गेस। में भी हो सकता है दिव्या। तो अगर देखिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि 5 साल में मार्केट में अगर स्मॉल कैप के अंदर करेक्शन होता है, तो जनरली वो अगले 2 से 3 साल ले लेते हैं रिकवरी के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने मान लीजिए 2024 सितंबर की मार्केट से एसआईपी शुरू करी होगी, और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड से बोल सकता हूं कि मेजॉरिटी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में एसआईपी 2023 और 24 के बाद स्मॉल कैप फंड्स में आई होगी, बिकॉज तब तक उन्होंने लगभग 60% का एनुअलाइज रिटर्न्स को डिलीवर कर रहे थे लास्ट 3 साल का। तो होता क्या है, जब भी हम अपना पर्सनल पोर्टफोलियो खुद से डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, तो हम कोई मैथ्स नहीं लगाते हैं, हम सिंपली देखते हैं पिछले 3 साल में किस फंड ने अच्छा करा है, और हम आंख बंद करके उसके अंदर शुरुआत कर देते हैं। और वही गलती होती है कि हम बिल्कुल हाई मार्केट में फंस जाते हैं, और बिल्कुल मतलब पीक पे रिटर्न्स में हम एंटर कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज प्रवीण जी को स्मॉल कैप फंड्स के एलोकेशन थोड़े से कम करनी चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा ओवर एलोकेटेड है। अभी फिलहाल जो उन्होंने पूछा कि मेरे को 60 लाख रुपए एक्यूमुलेट करने हैं, अगर वो ऑलरेडी 8 लाख रुपए एक्यूमुलेट कर चुकी हैं, और मैं मानता हूँ अगले 5 साल में मार्केट 12-13% का रिटर्न देती है, तो ब्रॉडली 5 साल में उस 8 लाख रुपए की वैल्यू लगभग 14 से 15 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी।
बचे हुए जो इनके महीने के 20,000 रुपए हैं, साल का 2,24,000 ये इन्वेस्ट करेंगे। अगले 5 साल तक अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो मोटा मोटा इन्होंने 12.5-13 लाख रुपए का एक्यूमुलेशन जनरेट कर लेंगे, जिसकी वैल्यू करीब करीब 16-17 लाख रुपए के आसपास और चली जाएगी विद एन एवरेज 12-13% का रिटर्न। तो आप ये इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो ब्रॉडली प्रवीण जी जो हैं वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर 60 लाख रुपए तो नहीं पहुंच पाएंगे, बट कहीं ना कहीं 35-1 लाख रुपए का नंबर मैं समझता हूँ कि इजीली पहुंच जाएगा, 35 से 40 के बीच में, वो भी अगर मार्केट ने अच्छा आउट परफॉर्म कर दिया तो। जो शॉर्टफॉल है उसके लिए थोड़ा और एडिशन करना पड़ेगा इन्हें, और एलोकेशन के लिए स्मॉल कैप को रिड्यूस करके थोड़े से पैसे लार्ज कैप और मिड कैप्स में लेकर आए। मल्टी एसेट की जहां तक बात है तो आपके पास 2-3 कंपनियों के अच्छे मल्टी एसेट फंड्स हैं, जैसे कि निपॉन हुआ, एसबीआई हुआ, आईसीआईसीआई हुआ। तीनों में से किसी एक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं बेसिस ऑन कि किसने ज़्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं, ताकि आपके लिए सिलेक्शन करना आसान हो। बिकॉज आप अगर पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे सिलेक्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पर गलतियां ज़रूर होंगी और बाद में लगेगा कि ये डिसीजन मैंने नहीं लेने चाहिए थे। अच्छा सर, कौन से वाले स्मॉल कैप फंड को ट्रिम कर सकते हैं? क्योंकि 3 स्मॉल कैप है, महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप। और टाटा स्मॉल कैप के जो निवेशक है उनकी बहुत शिकायतें भी आ रही है बीते काफी समय से। तो देखिए, अगर मुझे इन तीनों में से अगर किसी को एक को स्प्लिट करना हो या आउट करना हो तो मैं समझता हूँ टाटा स्मॉल कैप बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इज द ओनली क्राइटेरिया कैन बी चेक्ड आउट फ्रॉम द पोर्टफोलियो, जिसमें आप बंधन स्मॉल कैप जरूर रखिए। पोर्टफोलियो के अंदर आपका एडलवेस का मिड कैप है, महिंद्रा का स्मॉल कैप, मैनुलाइफ अभी फिलहाल अच्छा कर रहा है पोर्टफोलियो के अंदर, तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। तो इनमें से एक स्मॉल कैप हो जाएगा तो आपके पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप और एक मल्टी कैप कैटेगरी ऐड हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में एक बैलेंसिंग आ जाएगी, ताकि आपको बहुत शार्प डाउनटर्न ना देखने पड़े अगर मार्केट में कोई फ्यूचर करेक्शंस होते हैं तो। ठीक है प्रवीण जी, सेटिस्फाइड हैं इस जवाब से या कुछ और कोई डाउट आपके मन में? सर मैं और एक बात बोलना चाहता था जी। सर। मैं 5 ईयर मैं बोला 5 ईयर को एसआईपी कंटिन्यू करूंगा, उसके बाद मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, उसके बाद मैं पैसा उधर ही पड़ा रहेगा, लेकिन मैं एसआईपी कंटिन्यू होगा, मैं कंटिन्यू नहीं होगा मेरा 5 साल के बाद, मैं वही बोला। अच्छा ठीक है, मतलब 5 साल के बाद उसमें पैसा पड़ा रहेगा फंड्स में, लेकिन एसआईपी और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। विपिन सर। देखिए प्रवीण जी, फिर भी मैं सजेशन आपको यही देना चाहूंगा कि कोशिश ये करिए कि सारा पैसा स्मॉल कैप में मत डालिए, बिकॉज स्मॉल कैप बहुत एग्रेसिव है। अगर आपका टाइम फ्रेम लंबा है डेफिनेटली एक कंसिडरेशन है, बट फिर भी अगर आप देखेंगे, अगर आप अंडे सारे एक ही घोंसले में रखना चाहते हैं तो बात और है। बट हमारा सजेशन ये होगा किसी भी एक कैटेगरी को रिस्ट्रिक्ट करके चलिए 25 से 30% तक, चाहे वो स्मॉल कैप की हो, चाहे वो लार्ज कैप की हो, चाहे कि वो मिड कैप की हो। अगर आप एसेट एलोकेशन ठीक रखेंगे तो रिटर्न्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, 1-2% ऊपर नीचे का फर्क आएगा। लेकिन अगर सारी एक जगह पे रहेगा, या तो वो बहुत आउट परफॉर्म कर जाएगा रिटर्न के मामले में, और अगर कहीं सिचुएशन गड़बड़ हुई तो हो सकता है जिस नंबर पे आप पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंचने में ज्यादा तकलीफ हो। अच्छा सर, एक चीज और मैं जानना चाह रही थी, प्रवीण जी से बात कर रहे थे। प्रवीण जी, किस लिए कर रहे हैं आप ये निवेश? मतलब अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं और कोई गोल है आपका? गोल मतलब सर, मैं अभी एक जगह में जॉब हूँ, मैं आउट ऑफ होम हूँ सर एक्चुअली। मैं शुरू कुछ पैसे होने के बाद मैं घर पे आ जाऊंगा, मैं दूसरा कुछ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाला था, यही मेरा था। लेकिन वो स्टार्ट मतलब अभी फिलहाल नहीं है, 10 साल के बाद बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अभी मैं 5 साल में पैसे जमा करना है मेरे पास। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिहाज से जो है 10 साल बाद ये करना चाह रहे हैं। अच्छा विपिन सर, अगर ये एसआईपी अपनी रोक भी देंगे जैसे आने वाले 5 साल में, तो कितना अमाउंट जो है लगभग हो जाएगा? अगर मान लीजिए इन्होंने 5 साल बाद एसआईपी रोक दी लेकिन पैसा फंड में पड़ा रहा, तो ग्रो होते होते कहाँ तक जा पाएगा? तो फिर तो डेफिनेटली दिव्या, जो नंबर्स की बात कर रहे हैं 60 लाख रुपए की, वो बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा। इनफैक्ट हम 10वें साल पे देखेंगे इनकी वैल्यू जो होगी वो करीब करीब 70-1 लाख रुपए से आसपास क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि बेसिक फंडा सिंपल है। एवरेज रिटर्न इंडस्ट्री का 12-13% से ज्यादा कंसिडरेशन नहीं किया जाता कैलकुलेशन के लिए, इररिस्पेक्टिव फंड ने 20% के रिटर्न दिए हो या 22% के रिटर्न दिए हो। उस लिहाज से देखें तो 10 साल में आराम से 70 लाख रुपए के आसपास का कॉर्पस, करंट सेविंग, और 5 साल के बाद अगर एसआईपी बंद कर देंगे तो बहुत आराम से अचीव हो जाएगा। अरे वाह, चलिए प्रवीण जी खुश हैं आप सर के जवाब से? सही है सब? सर मैं कोशिश करूंगा सर, आप जो टाटा स्मॉल कैप ऑफर पे मैं वही मल्टी एसेट व मल्टी कैप ले लूंगा। आपने जो सजेस्ट किया सर, मल्टी कैप में मेरे कौन सा लेना चाहिए था? लेना चाहिए मल्टी एसेट या मल्टी कैप में लेना चाहते हैं तो सर आप निपॉन का मल्टी एसेट कर सकते हैं, वो एक अच्छा परफॉर्मिंग फंड है, अभी अच्छा कर रहा है और कंपनी ने अपनी पोर्टफोलियो काफी अच्छे से मैनेज की हुई है। और कहीं 2 लेना चाहेंगे तो दूसरा आईसीआईसीआई भी कंसिडर कर सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। सर ये मल्टी एसेट के ऑप्शंस बताया ना आपने?
हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, चलिए प्रवीण जी के लिए ये सलाह निकल कर आती हुई उनके पोर्टफोलियो पर। प्रवीण जी ठीक है, और तो कोई सवाल नहीं है? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।